हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ एक रेफरेंस एसओपी डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के लिए। तो यार इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि कई लोग मेरे पास टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में अप्रोच करते हैं सैम्पल एसओपी के लिए। तो आई थॉट कि क्यों ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया जाए जिससे आपको रेफरेंस मिल सके कि एक स्ट्रॉन्ग एसओपी दिखती कैसे। तो प्लीज़ इस एसओपी को एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट करना, इसे एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आगे सबमिट मत करना। तो यार एसओपी शेयर करने से पहले ये कुछ 10 से 12 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं जो मैं समझता हूँ कि आपकी एसओपी में जरूर मेंशन हो टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग एसओपी। एंड मेक श्योर करना कि जब भी आप कोई पैराग्राफ को ड्राफ्ट कर रहे हो तो उस पैराग्राफ की हेडिंग भी साथ में मेंशन करो। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है एसओपी की लेंथ को लेकर कि आइडियल एसओपी की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। तो यार इसका भी एक सिंपल सा आंसर है कि अगर तो आप +2 के बाद अप्लाई कर रहे हो तो सिंस आपके पास बताने के लिए कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी जो एसओपी की लेंथ होगी वो 2 से 2.5 पेज की इज मोर देन सफिशिएंट। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हो और आपके पास कोई कंपनी का एक्सपीरियंस भी है 1-2 साल का, तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करके आपकी एसओपी ड्राफ्ट करें तो इजीली वो 3 से 4 पेज की बन जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स मूव ऑन टू द एसओपी। तो गाइस दिस इज द एसओपी जो मैंने ड्राफ्ट की है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के लिए। तो यार एसओपी के फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है जिसमें आप अपने और अपनी फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस करोगे। इसमें अगर आपको कोई लगता हाईलाइटिंग पॉइंट है जिसको आपको मेंशन करना चाहिए तो इसको एक सेपरेट लाइन में मेंशन करोगे जैसे मैंने किया। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ आता है उसमें आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में बताओगे कि आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन कहाँ से की है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो प्लीज इनको बोल्ड में मेंशन करना मत भूलना। और अगर किसी का कोई लंबा चौड़ा वर्क एक्सपीरियंस है, लेट्स से आपके पास किसी कंपनी में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए 10th और 12th को मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है। आप सिर्फ अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन को मेंशन करोगे तो भी चलेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है ना, इसमें जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे कि आपने किस कंपनी में काम किया और आपकी प्रोफाइल कौन सी थी। तो इसमें आप एडिशनली एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ऐड कर सकते हो कि आपकी जॉब में कौन कौन सी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप एक बुलेट पॉइंट की तरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर आइल्स एंड पीटी स्कोर। तो इसमें आपने बेसिकली अपने बैंड्स के बारे में बताना है। अब इसमें 2 चीजें हैं। तो अगर तो आपके बैंड स्कोर अच्छे हैं तो मेक श्योर करना कि आप इसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो इससे होगा क्या कि एक तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है एसओपी की वो देखने में काफी अच्छी लगेगी, और दूसरी चीज है कि जब भी कोई वीजा ऑफिसर आपकी एसओपी को रीड करेगा तो ये चीज हाईलाइट होकर उसके सामने जाएगी। तो इससे एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है वीजा ऑफिसर पे कि बच्चे की जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो काफी हाई है। अब इसके बाद बारी आती है उन सभी रीजंस को डिफाइन करने की जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इसी पर्टिकुलर कोर्स की सिलेक्शन को लेकर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि कैसे इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक एसेंशियल पार्ट है उसका। तो हर एक आईटी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक स्किल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए एंड इसी कारण से मैंने ये कोर्स को चूज किया है। इसके बाद प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि आपकी कोर्स के जो भी कंटेंट्स हैं उनको आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दो एक टेबल के फॉर्म में। इसके लिए आपको अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है और अपने कोर्स कंटेंट्स को ओपन करना है। उसमें ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पे मेंशन होंगे। आपको सिंपली वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इस टेबल के फॉर्म में यहाँ पे इसको चिपका देना है। अब इतना करने के बाद आप एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड करोगे जिसमें आप बताओगे कि कौन कौन सी वो ऐसी स्किल्स हैं जो इस प्रोग्राम के थ्रू आप गेन करोगे एंड ये प्रोग्राम कैसे आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। अब इसके बाद आपने अपने कॉलेज की थोड़ी सी तारीफ यहाँ पे करनी है कि आपने इसी पर्टिकुलर कॉलेज को क्यों चूज किया इस कोर्स के लिए। अब प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना है तो आप क्या करोगे कि हमने जो भी कोर्स कंटेंट्स ऊपर डिफाइन किए थे उनमें से कोई भी 3-4 सब्जेक्ट्स उठा लो और यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। तो यार सबको पता है कि हर बंदा 2 या उससे ज्यादा कॉलेजेस के लिए ऑफर लेटर अप्लाई करता है कनाडा के लिए। तो इस एसओपी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास सैनिका और हम्बर कॉलेज दोनों से ऑफर लेटर्स थे, बट कुछ रीजंस की वजह से मैंने सैनिका कॉलेज को प्रेफर किया और उनको मैंने डिफाइन ऑफर। तो आप ऐसे बता सकते हो कि कौन से वो कॉलेजेस हैं जिन्होंने आपको ऑफर लेटर दिए थे और कौन सा कॉलेज है जिसको आपने प्रेफर किया अपनी हायर स्टडीज के लिए।
इसके बाद बारी आ जाती है कि उन सभी रीजंस को डिफाइन करने की जिनके कारण आपने कनाडा को ही अपनी आइडियल डेस्टिनेशन के लिए चूज किया। कोई भी इनमें से 4 से 5 रीजंस आप पिक कर सकते हो और उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके अपनी एसओपी में इंक्लूड कर लें। इसके बाद बारी आती है हमारी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, जिसमें हमें अपनी फंडिंग के बारे में शो करना होता है कि हमारी जो हायर एजुकेशन की फीस है वो हम कैसे पे कर रहे हैं। अगर आपने बैंक से कोई लोन लिया है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करोगे। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। एक है एसपीएस कैटेगरी के लिए, दूसरा है नॉन एसपीएस के लिए। एसपीएस वालों का तो सिंपल है कि आपने यहाँ पे 1 साल की फीस को शो करना है, जो भी एग्जैक्ट फिगर है, और $10,000 की जीआईसी है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। नॉन एसडीएस के केस में इस पैराग्राफ पे खास ख्याल रखना है। आप जो भी अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट शो करोगे अपनी फाइल में, उन सभी के बारे में आपने इस पैराग्राफ में मेंशन करना है कि आपकी सीए रिपोर्ट इतने की वर्थ है, आपने प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं आप उसके बारे में बताओगे, आपने 6 महीने की फीस भरी है आप उसके बारे में भी यहाँ पे शो करोगे। एडिशनली कोई डॉक्यूमेंट है आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ ये हमारी एसओपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने फ्यूचर प्लान्स को ठीक से नहीं मेंशन कर पाए और वीजा ऑफिसर कन्विंस नहीं हो पाया तो श्योर शॉट है कि आपके वीजा के रिफ्यूजल चांसेस बन जाएंगे। इससे बचने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप लिख दो कि आई विल रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। इसके बाद बारी आती है अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों को मेंशन करने की। अब थर्ड थिंग इज कि आपकी जो भी पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज बनती हैं बैक इन योर होम कंट्री, तो आप उसको भी एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। लेट्स से आप कोई भी 3 से 4 अच्छी कंपनी के नाम यहाँ पे डिफाइन कर दो, उनमें कौन सी डेजिग्नेशन पे आपको जॉब मिल सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, एंड उनका पर एनम सैलरी पैकेज कितना होगा। तो इसको चाहे तो आप इंडियन रुपीस में भी लिख सकते हो या चाहे तो आप कैनेडियन डॉलर्स में भी कन्वर्ट करके बता सकते हो। एसओपी को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये साइज वाला पैराग्राफ है जो मैंने एडिशनली ऐड किया है। अब अगर तो इंडिया में आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी या कोई इमूवेबल एसेट है तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि उसको देखने के लिए आपको वापस आना ही पड़ेगा इंडिया। अदरवाइज आप अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को भी यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं उनसे ज्यादा टाइम दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं वापस आऊंगा इंडिया। अब यहाँ तक लिखने के बाद आपने एक पॉजिटिव नोट पे अपनी एसओपी को एंड करना है, जिसमें आप बताओगे कि आप कितने थैंकफुल हो अगर आपको ये स्टडी वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। तो आपने देखा कि कैसे हमने ये 12 के 12 पॉइंट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया इस एसओपी में, और 3 पेज के अंदर हमने एसओपी को अपनी कंप्लीट कर लिया। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि एसओपी कैसी लगी और कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप वीडियोस इस चैनल पे देखना पसंद करोगे।